फीता तो कटा है। किसका फीता कटा है? व्हील चेयर का फीता कटा है। 21 में ममता व्हील चेयर में बैठी थी, अभी एक के बाद एक सब उसका वजीर व्हील चेयर में बैठ रहा है, चाहे पार्थो हो चाहे अनुब्रतो हो, और हकीम बाबू भी लाइन में बैठे हुए हैं। कलकत्ता के मेयर बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए सब कुछ कर दिया गया है। अरे हम उन मुसलमान भाइयों से पूछना चाह रहे हैं जो हमारे इस अंचल में रहते हैं, जरा याद कीजिए ना 2008 साल 9 साल में रिजवानुर रहमान का मामला लेकर यही ममता बनर्जी, यही तृणमूल कांग्रेस, यही फिराद हकीम क्या बोला था? इंसाफ चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको रोक दीजिएगा। इंसाफ चाहिए, यही इंसाफ का मुतालबा उठा था कि इंसाफ चाहिए। और इंसाफ को लेकर आज हम लोग देख रहे हैं कि आज 2021 हो गया है, रिजवान को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। जो पुलिस ऑफिसर उसमें शामिल था उन तमाम पुलिस ऑफिसरान को आज प्रमोशन देकर ममता बनर्जी रखती है। अरे रिजवान के लिए आप इकट्ठा हुए थे, अनीस खान के लिए आप इकट्ठा नहीं हुईएगा। अरे अनीस खान का क्या मुतालबा था? आलिया यूनिवर्सिटी के जमीन को जो तृणमूल कांग्रेस का नेता हड़पना चाह रहा था, वो तो छोटा ऐसा एक बात बोला था कि आलिया यूनिवर्सिटी का जो जगह है उस जगह में यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे, या तो उनके लिए हॉस्टल बने या तो आलिया यूनिवर्सिटी का अहाता और ज्यादा बड़ा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर तुलबा बैठ सके। लेकिन हम लोग क्या देखें कि रात के अंधेरे में यही ममता बनर्जी का पुलिस वही हावड़ा में जाके अनीस खान के घर में 3 तल्ला से अनीस खान को वहां पर धक्का देके मार देता है और अनीस खान को शहीद कर दिया जाता है। अरे हम लोग भी SFI DYFI लाल झंडा करने वाले लोग, हम लोगों ने भी कसम खाया है कि ममता बनर्जी ने 3 तल्ला से हमारे अनीस खान को धक्का देके मारा है। जब तक नबन्नों के 14 तल्ला से ममता बनर्जी को धक्का देके नहीं भगाएंगे तब तक चैन का सुकून का नींद हम लोग नहीं सोएंगे। हम लोग भी रास्ते में है, अनीस के लिए लड़ाई होगा, अनीस को इंसाफ दिलाया जाएगा, विद्युत मंडल को इंसाफ दिलाया जाएगा, सुदीप्तो गुप्ता को इंसाफ दिलाया जाएगा और रिजवान को भी इंसाफ दिलाने के लिए रुकबानुर रहमान का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही गार्गी चटर्जी, यही लाल झंडा रिजवान को भी इंसाफ दिलाएगा। रास्ते में उतरकर तहरीक को मुनज्जम किया जाएगा। आज हालात तो हम लोग देख रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम तो बोलते हैं बार बार एक बात, अगर देश का प्रधानमंत्री कोई चाय बेचने वाला को देश का प्रधानमंत्री बनाइएगा और रियासत की वजीर आला कोई मोमो और फुचका बेचने वाली को बताइएगा तो आज देश का हालत क्या होगा? आज देश का हालत यही होगा कि हमारे देश के अंदर में डीजल और पेट्रोल का कीमत 100 रुपया का पार हो जाएगा। हमारे देश के अंदर में डॉलर हमसे ऊंचा होते जाएगा और हम लोग नीचा होते जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी हम लोगों को बोले थे ना कि अच्छा दिन आएगा, वो थोड़ी बोले थे कि आपके लिए अच्छा दिन आएगा, आपके लिए अच्छा दिन आएगा, तुम्हारे लिए अच्छा दिन आएगा। वो तो सिर्फ इतना ही शब्द बोले थे कि अच्छा दिन आएगा। वो अच्छा दिन अदानी अंबानी के लिए आ गया है, लेकिन आपके लिए कभी भी अच्छा दिन नहीं आएगा। आज अदानी हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के 5 नंबर अमीरों में उसका शुमार हो गया है। अगर मुल्क का GDP गिर रहा है, मुल्क का रुपया का कीमत गिर रहा है, मुल्क का रुपया दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, तो अदानी को भी कमजोर होना चाहिए था, अंबानी को भी कमजोर होना चाहिए था। वही हालत तो हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में रहने वाले लोगों को आज पेट भर का खाना नहीं मिल रहा है। अब पार्थो चटर्जी के महबूबा के घर से 52 कोटी का रुपया कैश निकल रहा है। यही तो हालत देश के अंदर में भी है। अंबानी अदानी टाटा बढ़ रहा है और गरीब यहाँ पर और गरीब होते जा रहा है। हम लोगों को याद करना होगा, ये जो केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है ना, ये जो भाजपा की सरकार है, ये हम लोगों के सामने सोच समझकर साजिश का पॉलिसी अपनाती है। जरा सा याद कीजिए तो जब NRC CA को लाया गया था, हम लोग सब इकट्ठा होकर NRC CA के खिलाफ रास्ते में उतर गए थे, जांच कर रहे थे। उस वक्त डीजल और पेट्रोल का कीमत कितना था? उस वक्त डीजल और पेट्रोल का कीमत 68 रुपया था। हम लोग NRC CA लेकर 1 महीना 2 महीना शाहीन बाग, शिरीन बाग, कितना बाग बना, हम लोग रास्ते में उतर कर एहतजाज करते रहे और वही हम लोग कहते
एहतजाज करते करते में 68 रुपया वाला जो डीजल पेट्रोल था 74 रुपया पहुंच गया था। और जैसे फिर हम लोग डीजल पेट्रोल की तरफ भागे कि 68 वाला 74 हुआ, फौरन हम लोग देखें कि 74 जैसे डीजल पेट्रोल हुआ, हम लोगों के सामने किसान आंदोलन लाके खड़ा कर दिया गया। यानी कि वो किसान 3 बिल, हम लोग किसानों को बचाने के लिए 3 बिल बचाने के लिए रास्ते में उतर कर एहतजाज मुनज़्ज़म करते रहे। वैसे ही हम लोग देखें कि डीजल पेट्रोल बढ़ के 82 रुपया हो गया। हम लोग सब वहीं पर फंसे हुए थे और हम लोगों के सामने जैसे ही किसान बिल का मामला खत्म हुआ, हम लोगों के सामने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला लाके खड़ा कर दिया गया। डीजल पेट्रोल का दाम कितना हुआ? 94 रुपया हो गया। और जैसे ही डीजल पेट्रोल का दाम 94 रुपया हो गया, जब आहिस्ते आहिस्ते करके लोगों ने बोलना शुरू किया, राजस्थान में जब हुकूमत जाना शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसके तुरंत बाद ही हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोगों के सामने नूपुर शर्मा लाके खड़ा कर दिया गया। और जब नूपुर शर्मा को लेके हम लोग एहतजाज करते रहे, हम लोगों के सामने डीजल पेट्रोल सेंचुरी मार के निकल गया और हम लोग नूपुर शर्मा में यहाँ पर रुक कर रह गए। ये सोची साजिश है, यहाँ पर ये जो साजिश है नरेंद्र मोदी का, ये केंद्र सरकार का साजिश है कि हम लोग तरह तरह के चीजों में उलझे हुए रहे और वो महंगाई बढ़ा बढ़ा के यहाँ पर टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी को और ऊंचा करते जाए। हम लोगों के सामने तो अभी फौज का मामला भी आया है, जो बंगाल के अंदर में सिविक पुलिस कर रहा है। नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि 3 साल 4 साल का ट्रेनिंग देके अभी फौज का भी वही काम होगा। और ये फौज का काम करने के लिए आप क्यों 3-4 साल में ला रहे हैं? असल में जो लोगों को 3-4 साल का आप चाकरी दिखला रहे हैं कि 3-4 साल में यहाँ पर खाओ और उसके बाद जाके भूखा पेट मर जाओ। अगर चाकरी देना है तो परमानेंट देना होगा। जिस तरह 65 साल का गवर्नमेंट ठीक किया है, उसी तरह का चाकरी देना होगा। नहीं तो 3 साल 4 साल का चाकरी हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को पूरा चाकरी चाहिए। इसीलिए तो हम लोगों ने कहा है कि इसके खिलाफ रास्ते में उतरकर लाल झंडा तहरीक को मुनज़्ज़म करेगा। लाल झंडा 0 है, लाल झंडा पार्लियामेंट के अंदर में 0 है, लाल झंडा विधानसभा के अंदर में 0 है। हीरो कौन है? अभी बोलता है ना तृणमूल वाला, जब भी कोई मीटिंग होता है, देखिए ममता बनर्जी कितना अच्छा काम की है। हम लोग पूछे कितना अच्छा काम किया है? बोले देखिए 2011 के बाद 2021, जो 2011 से पहले 235 था, आज 2021 में लाके उसको 0 कर दी। हम लोग बोले चलो अच्छा बात है। लाल झंडा 235 से 0 हुआ, लाल तो 0 हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हीरो कौन हुआ? ममता बनर्जी के सांप्रदायिकता नीति के वजह से जो वामपंथी आंदोलन को आप 0 की है, वहीं पर जाके एक सांप्रदायिक पार्टी को, एक भाजपा वाली पार्टी को आप वहां पर ले जाके यहाँ पर 18 MP जिता के, वहां पर 72 MLA जिता के विधानसभा में पहुंचा दिए। हम लोग तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक तरफ मोदी है, दूसरा तरफ दीदी है। इन लोगों का एजेंडा एक ही है कि एक तरफ हम खाएंगे, दूसरी तरफ तुम खाओ। वोट के पहले में नरेंद्र मोदी आके बोलते थे दीदी, ओ दीदी, याद है ना? ऐसे ही ना बोलते थे, ये दीदी ओ दीदी। अभी काहे नहीं बोल रहे हैं दीदी ओ दीदी? कहे के दीदी ओ दीदी यानी कि वोट के समय में हम तुमको बोल के गए, और जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आएगा तो गुप्ती तरीके से तुम हमको वहां पर समर्थन करके निकल जाओगी, यानी कि तुम वहां एब्सेंट कर दोगी, ताकि विरोधी जो एकता है, विरोधी एकता टूट जाएगा। बहुत सारे लोग हम लोगों को बोलते थे कि भैया बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आप लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, क्यों आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं? हम लोग तो बोले थे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में चलो एक साथ होकर लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग नहीं देखे कौन पार्टी से जसवंत सिन्हा है, कहां से है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ लड़ना होगा, वो कौन सा पार्टी करता है हम लोग नहीं देखे थे। पहले ममता बनर्जी जसवंत सिन्हा को सामने करके बाद में पीछे से हट के बोल रही है अरे नहीं भैया मुर्मू ही सही है, हम जसवंत सिन्हा के पक्ष में नहीं है। लेकिन लाल जबान जो देता है आखिरी वक्त तक लड़ाई करके उसको पूरा निभाता है। जसवंत सिन्हा के लिए भी हम लोग लड़े थे, और यही धनखड़ जो यहाँ का गवर्नर था, ममता बनर्जी बोल रही है कि धनखड़ को हम नहीं छोड़ेंगे। अरे धनखड़ को नहीं छोड़ोगी तो पकड़ो क्या कब थी तुम? बोले नहीं नहीं धनखड़ को नहीं छोड़ेंगे। तृणमूल का नेता
बोले गवर्नर नहीं है, तो बीजेपी का एजेंट है। और वही बीजेपी का एजेंट जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट लड़ने के लिए उतरा था, हम लोग जब बोले कि सब इकट्ठा होके उसके खिलाफ वोट करो, तो तृणमूल बोला अरे बाप, इकट्ठा करके वोट करने जाएंगे, पता चला कि अभिषेक बनर्जी भी जेल के अंदर में चला जाएगा, हम लोग एब्सेंट रहेंगे, हम लोग वोट नहीं करेंगे। यही तो तृणमूल कांग्रेस है। कौन सा तृणमूल कांग्रेस आपको बचाएगा? ये तृणमूल कांग्रेस आपको नहीं बचा सकता है। जिसका सेटिंग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी से है, वो तृणमूल कांग्रेस आपको नहीं बचा सकता है, कभी नहीं बचा सकता है। आप खुद सोचिए ना, वोट के समय में ये तृणमूल के नेता आपको 500,000 रुपया दे सकते हैं। अभी 500 रुपया से हमको याद आ गया, अभी तृणमूल बोलता है ना इलाके इलाके में कि घर घर में भंडार, लक्की भंडार। अरे हम लोग तो बोल रहे हैं, आपके घर के लक्की को आपके इलाके का तृणमूल का काउंसिलर, आपके इलाके का तृणमूल का एमएलए सुबह से शाम लाइन लगा के 500 रुपया का भंडार देगा, लेकिन पार्थो चटर्जी के प्रेमिका के घर में 50 करोड़ का भंडार मिलेगा, लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं हो पाएगा। यही तो तृणमूल कांग्रेस है, बदनवान तृणमूल कांग्रेस, त्रिपाल चोर तृणमूल कांग्रेस, अंडा चोर तृणमूल कांग्रेस। क्या चोरी में तृणमूल कांग्रेस नहीं है? आप हमको बता दीजिए कि भैया हाँ ये चीज तृणमूल कांग्रेस चोरी नहीं किया है। कल देखिएगा कि आपके यहाँ पर जो होता है ड्रेन का जो नाला होता है, कल जरूरत पड़ने पर उस नाला को भी चोरी करके बेच देगा ये तृणमूल कांग्रेस, ताकि आप गड्ढा के अंदर में गिर जाइए। ये तृणमूल के ऊपर आपको यहाँ पर भरोसा नहीं करना है। मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर ये हम लोगों को बांटना चाहता है। वोट के समय में हो, वोट के बाद हो। बोलते ना ममता बनर्जी मुसलमान के इलाके में आके सर में आंचल लगा लेती है, बोलती है इंशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अभी राइट अभी जब हुआ था 21 जुलाई को कहने बोली कि इंशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। असल में वो समझ गई है, माप समझ गई है कि अब मुसलमान को गुमराह नहीं किया जा सकता। मुसलमान कुछ दिन के लिए बेवकूफ बन सकता है, लेकिन सारा जमाना मुसलमान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। अरे मसला आपके घर का भी बेरोजगार का है। आप सोचिएगा, सुदीप्तो मारा, मोहिदुल मरा, अनीस मरा, आपका घर का लड़का तो यहाँ पर ठीक है ना, हिफाजत से। यही तो हम लोग सोचते हैं। जरा सा याद कीजिए तो 2011 के बाद 2012 में जब सुदीप्तो गुप्तो के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कराया था, जब उसको मारा था, तो उस वक्त आप सोचे थे, मोहिदुल इस्लाम मिद्दा का घर का लोग सोचा था कि मोहिदुल इस्लाम मिद्दा को भी पुलिस मार के इसी तरह से शहीद कर देगा। उस वक्त मोहिदुल इस्लाम मिद्दा के घर के लोग नहीं सोचे थे। जब मोहिदुल इस्लाम मिद्दा को मारा गया तो उस वक्त विद्युत मंडल के घर के लोग सोचे थे कि उनके घर का बच्चे को वहां पर शहीद कर दिया जाएगा। आज जब विद्युत मंडल के घर में जब विद्युत मंडल को मारा गया, तो उस वक्त अनीस खान के घर के लोग नहीं जान रहे थे कि अनीस खान को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक शहादत हो रही है। आप घर में चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि आपका घर का बच्चा के ऊपर हमला नहीं हुआ है। किस लिए आपके घर का बच्चा के ऊपर हमला नहीं हुआ है? क्योंकि वो रोजगार के लिए अभी रास्ते में नहीं उतरा है। और जिस दिन रोजगार के लिए रास्ते में उतरेगा, जो अभी 500,000 रुपया दे के आपका घर का वोट ले रहा है, वही लोग कल शहादत का चादर पहना के आपके घर में लाके खड़ा कर देगा। इन जो लोग हैं फिरका परस्तों के खिलाफ, ये जो दहशतगर्द लोग हैं, ये जो तृणमूल कांग्रेस दहशत फैलाने वाला पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी जो फिरका परस्ती फैलाने वाला पार्टी है, आज तो आप देखिए ना, दिल्ली से लेकर बंगाल तक बोले लाल झंडा से कुछ नहीं होगा। और अभी जब दिल्ली में हम लोग देखे हैं, जब दिल्ली में जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घर के सामने बुलडोजर चलाने आया था, यही नरेंद्र मोदी का बुलडोजर, उस बुलडोजर के सामने क्या ममता खड़ी हुई थी? उस बुलडोजर के सामने माया खड़ी हुई थी। बोले लाल झंडा से कुछ नहीं होगा। अरे जब बुलडोजर मुसलमानों के घर में यानी कि जहांगीरपुरी में चलाने आया था, उस बुलडोजर के सामने ना तो ममता ना तो माया, उस बुलडोजर के सामने में वही ज्योति बाबू की पार्टी, लाल झंडा की पार्टी, कांग्रेस बिंदा का राज जाकर खड़ा हुई थी, कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ था। कल भी आपके मुहाफिज यही लाल झंडा के लोग थे, आज भी आपके मुहाफिज यही लाल झंडा के लोग हैं। कल भी आपको लाल झंडा बचाया था, आज भी आपको लाल झंडा बचाएगा। कल भी आपके लिए लाल झंडा रास्ते में उतरा था, आज भी आपके
आपके लिए लाल झंडा उतरा है। लाल झंडा को छोड़ के आपका कोई सहारा नहीं है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि हसुआ हथौड़ी तारा है, यही जीने का सहारा है, इसके सिवाय आपका कोई सहारा नहीं है। इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन, गुजारिश, इल्तिजा लेकर आए हैं कि जिस तरह से अभी कोई वोट नहीं है और वोट देने के लिए ही सिर्फ लाल झंडा नहीं आता है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो वोट के समय में सोडा बोतल की तरह ढक्कन खुलने पर बुलबुलाते हैं और वोट जाने के बाद स्थिर हो जाते हैं। लेकिन 365 दिन आपके घर के करीब आपकी तहरीक के लिए, आपकी पेट की लड़ाई के लिए, आपकी रोजगार की लड़ाई के लिए, आपकी चाकरी की लड़ाई के लिए यही लाल झंडा रास्ते में उतर कर तहरीक मुनज्जम करता है। इसलिए आप लोगों से इल्तिजा, निवेदन लेकर आए हैं कि लाल झंडा के तहरीक आंदोलन में इसके साथ में रहिए और सामने दिनों में और भरपूर लड़ाई करिए। यही मैं बात बोल के आप सबों से इल्तिजा करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। আচ্ছা, সভাপতি শেষ করবে। আমি একটা কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য মাইকেই বলছি যে